नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। बात करेंगे G20 के वर्चुअल समिट की। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर, उनके इनिशिएटिव पर गुरुवार शाम G20 देशों ने कोरोना संकट पर वर्चुअल समिट किया। इस बैठक में पूरी दुनिया में फैली हुई कोरोना महामारी पर G20 देशों ने बड़ा फैसला लिया कि संकट के खिलाफ एकजुट होकर पारदर्शिता के साथ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इसका किसी देश की सीमा से, बॉर्डर से कोई लेना देना नहीं है। इस महामारी से लड़ने के लिए ग्लोबल अर्थव्यवस्था में करीब 370 लाख करोड़ की मदद G20 के सदस्य देश देंगे। वहीं भारत में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या की बात करें तो इसमें तेजी आई है। भारत में अब 694 कोरोना संक्रमण के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। 17 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए आपको याद होगा, कल वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये ऐलान किया कि 1,70,000 करोड़ का राहत पैकेज गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए, माफ कीजिएगा, ये बड़ा ऐलान किया गया सरकार द्वारा। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल यही है, क्या कोरोना के खिलाफ अब साझा रणनीति ही एकमात्र उपाय है? कोरोना पर क्या अब आपसी दूरियां भुलाने के लिए दुनिया तैयार है? आर्थिक पैकेज से इकोनॉमी को क्या नहीं लगेगा कोरोना करंट? और मोदी के महामंत्र से क्या दुनिया जीत जाएगी कोरोना के खिलाफ ये महायुद्ध? कोरोना के खिलाफ क्या अब होगा विश्व विजयी अभियान? ये वो सवाल जो हम उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखने वाले प्रेम कुमार हमारे साथ, रविंद्र सचदेव विदेश मामलों के जानकार हैं, डॉक्टर आशीष जायसवाल हमारे साथ हैं, डॉक्टर रोमिल टिक्कू हैं हमारे साथ, एसोसिएट डायरेक्टर हैं IIMM के, और साथ ही शरद कोहली हैं, अर्थशास्त्री हैं। शरद कोहली, सबसे पहले मैं आप ही के पास आती हूँ इसी सवाल के साथ। कल जो G20 की तरफ से ऐलान किए गए, एक साथ मिलकर लड़ने की बात की गई, ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट की बात की गई, आप इन बड़े डिसीजंस को कैसे देखते हैं एज एन एक्सपर्ट? देखिए, $5 ट्रिलियन का अदिति पूरा का पूरा पैकेज जो निकल के आया है G20 के बाद, और आपने बिल्कुल ठीक बताया। मैं उस आंकड़ों में थोड़ा, क्योंकि अब डॉलर की कीमत ज्यादा है, 375 लाख करोड़ का ये पूरा का पूरा पैकेज है। और मुझे लग रहा है इस G20 समिट के बाद ऐसा दिख रहा है कि किसी भी देश में कोई बाउंड्री नहीं है। ये वायरस कोई बाउंड्री नहीं देखता है, कोई देश की सीमा नहीं देखता है, पूरे विश्व को इसने व्याप रख रहा है। और मैं समझता हूं कि ये पैकेज जो आएगा, देखने वाली, हालांकि एक अंग्रेजी में कहावत होती है अदिति, जिसको बोलते हैं डेविल लाइज इन डिटेल, कि ये $5 ट्रिलियन दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला तो कोविड-19 को फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे अस्पताल हैं, टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं, फेस मास्क हैं, जितनी भी चीजें कोविड-19 के लिए, दवाइयां हैं, वेंटिलेटर्स हैं, एक तो इसलिए इस्तेमाल होगा। दूसरा, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था को सहायता देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी ये सारे डिटेल्स नहीं निकल के आए हैं कि क्या ये पैकेज देश की अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी दिया जाएगा। भारत ने कल $22.7 बिलियन का, कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने और अनुराग ठाकुर जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जी, उसमें 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया है, जिसमें लोगों को खाने के लिए और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT जिसको कहते हैं, ये $5 ट्रिलियन जो निकल के आएगा अदिति, मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार है अर्थशास्त्री होने के नाते, कि पहली बात भारत के हिस्से में कितना आएगा, दूसरी बात भारत के हिस्से में जो आएगा उसका पर्पस क्या होगा, किस लक्ष्य को लेके आएगा, क्या वो अर्थव्यवस्था में डाला जाएगा या कोविड-19 से लड़ने के लिए जो हमें बुनियादी ढांचा चाहिए, हमें वो बुनियादी ढांचे में काम में आएगा। ये दो चीजें देखने वाली हैं, जिसका मुझे बहुत बेसब्री से ठीक है। मैं चाहूंगी सारे गेस्ट अपने जो पहला कमेंट है थोड़ा उसको संक्षेप में दे, ताकि सभी गेस्ट की बात एक साथ हो सके। रविंद्र सचदेव, कल जो ये G20 वर्चुअल समिट हुआ, पहला ऐसा समिट, साथ ही एक ही ग्लोबल चैलेंज कोरोना वायरस के तौर पर, हिंदुस्तान के लिहाज से मैं यहां पर बात कर रही हूं, क्योंकि इस समय हिंदुस्तान हम सबकी प्रायोरिटी है। हिंदुस्तान के लिहाज से इस वर्चुअल समिट से क्या आपको लग रहा है बड़ी बात आई है? आई थिंक काफी चीजें आई हैं। सबसे बड़ी बात तो ये आई है कि दुनिया में जो हो रहा है और दुनिया को जो रिस्पांस है, उस रिस्पांस में भारत पार्टिसिपेट कर रहा है लीडिंग रोल लेकर के, क्योंकि कल को जो दुनिया में होगा वही हमारा भी असर होगा। एज यू सेड, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड वन। तो आई मीन जो भी हो रहा है, हमारा दुनिया क्या, सारा कुछ हम ही है इन अ सेंस।
दूसरी बात, ये जो भी शरद जी बात कह रहे थे, आई कंप्लीटली एग्री, डेविल लाइज इन डिटेल्स। पर मेरा तो एक और क्वेश्चन है, ये जो 5 ट्रिलियन का पैकेज कहा जा रहा है, ये पैसा आएगा कहां से? सरकारों के पास पैसा है क्या, या कि ये डॉलर प्रिंट होंगे ओके नॉर्मली और व्हाटएवर, या बॉन्ड्स इश्यू होंगे और उसका इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था दूसरी तरफ क्या असर पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा आई थिंक वन बिग क्वेश्चन अगेन इकोनॉमिक्स को लेके, देखिए इस समय क्या हो रहा है दुनिया में, स्पेशली यूरोप में भी और अमेरिका में, ये डिबेट होनी शुरू हो गई है कि हेल्थ केयर को हम अगर टोटल केयर करें और उससे इकोनॉमी पे काफी फर्क पड़े, इज इट द राइट थिंग? क्योंकि हेल्थ केयर पे आप फोकस करके इकोनॉमी रोक दी है। तो अब ये ट्रेड ऑफ होना शुरू हो गया अमेरिका में, तभी ट्रंप कह रहे हैं कोई बात नहीं, कुछ लोग जाते हैं, जाएं, हम अपनी इकोनॉमी ईस्टर तक वापस ले आएंगे, वापस गाड़ी चला देंगे। ये बहुत डीप फिलॉसफी। और तभी आई थिंक मोदी जी ने जो कल बात कही, इट्स अमेजिंग थिंग, जो उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटी इज ओवर इकोनॉमिक्स, राइट? ये उस डिबेट को देख करके है। वन सेकेंड, भारत के लिए जो आएगा, ये एक और बात कल आई कि बहुत अहम, आई थिंक WHO का रिफॉर्म। देखिए वर्ल्ड में जो हो रहा है सारा, ये कंसिडरेशन टेक्नोलॉजी पॉइंट या मेडिकल साइंस, पब्लिक हेल्थ के विचार से कैपेसिटी बिल्डिंग, क्या इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, ये तो WHO को लीडरशिप रोल प्रोएक्टिव प्ले करना था। और WHO सैडली हैज बीन लैकिंग पिछले 3 महीनों से, मल्टीपल कारण। तो WHO का रिफॉर्म हो, WHO में टीथ आए, ताकि दुनिया को भी वो सॉलेज दे सके और भारत को भी हमें उसका सोल्यूशन मिले। ठीक है प्रेम कुमार जी, दीज आर सम थिंग्स आई थिंक WHO रिफॉर्म इमीडिएट। ठीक, मैं इस वक्त एक आम आदमी के लिहाज से, एक आम हिंदुस्तानी के लिहाज से इस डिस्कशन को कंडक्ट करने की कोशिश करी हूं। प्रेम कुमार जी, आपका कमेंट, जो बड़ा ऐलान कल G20 के पहले वर्चुअल समिट से निकल कर आया, आप उस पूरे वर्चुअल समिट को कैसे देखते हैं? देखिए अदिति जी, इस समिट का सबसे बड़ा महत्व ये है कि मैं इसे देर से उठाया गया सकारात्मक पहल बोलता हूं, और ये पहल भारत ने की है, और इस वजह से हम हर भारतीय के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। देखिए चीन ने नहीं की, अमेरिका ने नहीं की, दुनिया के किसी देश ने इसकी पहल नहीं की। WHO ने महामारी घोषित करने में समय लगा दिया, और लेकिन आज जो कुछ सामने आ रहा है, आउटकम जो आ रहा है, वो $5 ट्रिलियन, आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की भी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन है, उससे भी बड़ा कोष जो है बनाने का फैसला हुआ है। और उसमें जो जैसे IMF का पार्टिसिपेशन इस बैठक में हुआ, IMF ने कहा कि उसके पास जो $50 बिलियन का फंड है लोन देने के लिए विकासशील देशों को, उसको हम डबल कर देंगे। तो इस तरह के फैसले हुए। तो जो गरीब देश हैं, जैसे हम अपने देश में बात करते हैं कि गांव में कैसे लोगों को कोरोना से हम सीधे रुक कर रहे हैं, RBI की गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस फायदा पहुंचाएं, वैसे ग्लोबली जो गरीब देश हैं, जिनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, वो minimized considerably. So therefore the statement is a bit long. I request your patience, and I would also request you to please be patient till the end, because towards the concluding paragraphs I have tried to give some forward guidance. In view of the COVID-19 pandemic, the Monetary Policy Committee decided to advance its meeting, which was originally scheduled on 31st March and 3rd April, and the announcement was due to be made on 3rd April. We decided to announce it to 24th, 26th and 27th. Accordingly, the MPC met on 24th, 26th and 27th March and undertook a careful evaluation of the current and evolving macroeconomic and financial conditions, and of course the outlook. I wish to take this opportunity to express my sincere thanks to the MPC members for responding so quickly. I also wish to place on record my appreciation of all the staff and officers of RBI for their excellent cooperation in facilitating this. After extensive discussions, the MPC voted for a sizable reduction in the policy repo rate and for maintaining the accommodative stance of monetary policy as long as necessary to revive growth, mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target. While there were some differences in the quantum of reduction, the MPC voted by a 4-2 majority, that is by a 4:2 majority, to reduce the policy repo rate by 75 basis points to 4.4%. I repeat, the rate cut
decision is 75 basis points, and accordingly the repo rate stands reduced from 5.15% to 4.4%. Simultaneously, the fixed rate reverse repo rate, which sets the floor of the liquidity adjustment facility, that is the LAF corridor, was reduced by 90 basis points. I repeat, 90 basis points to 4%, thus creating an asymmetrical corridor. The purpose of this measure relating to reverse repo is to make it relatively unattractive for banks to passively deposit funds with the Reserve Bank and instead to use these funds for on-lending to the productive sectors of the economy. It may be recalled that during the month of March so far, the banks have been parking close to rupees 3 lakh crore on a daily average basis under the reverse repo, even as the growth of bank credit has been steadily slowing down. This decision and the advancement of the MPC has been warranted by the disruptive force of the coronavirus. It is intended to 1. Mitigate the negative effects of the virus, 2. To revive growth, and above all, number 3, to preserve financial stability. We are living through an extraordinary and unprecedented situation. Everything hinges on the depth of the COVID-19 outbreak, its spread and its duration. Clearly, a war effort has to be mounted and is being mounted to combat the virus, involving both conventional and unconventional measures in a continuously battle-ready mode. Life in the time of COVID-19 has been one of unprecedented loss and isolation. Yet, it is worthwhile to remember that tough times never last. Only tough people and tough institutions do. In the recent period, Reserve Bank has been in action on a daily basis with efforts to alleviate financial stress, build confidence, and keep the financial system sound and functioning. And we have taken a number of steps over the last 1 month or so since the conclusion of the last MPC meeting. In my statement, I have listed out the measures which have been taken. For the sake of time, I am not reading it out. Once the statement is uploaded, I think those who are interested can have a look at it. Let me assure that the Reserve Bank is at work and in mission mode, monitoring the evolving financial market and macroeconomic conditions and calibrating its operations to meet any need for additional liquidity support as well as to undertake other measures as may be warranted. It is our effort to ensure normal functioning of the markets, nurture the impulses of growth and preserve, I repeat, and preserve financial stability. Incidentally, we have in RBI quarantined 150 members of our staff and service providers together with the IT facilitators and the entire IT facility as a part of our business continuity plan. The plan was prepared and executed in a matter of days. The MPC noted that global economic activity has come to a near standstill as COVID-19 related lockdowns and social distancing are imposed across a widening swath of affected countries. Expectations of a shallow recovery in 2020 from 2019's decade low in global growth have been dashed. The outlook is now heavily contingent upon the intensity, spread and duration of the pandemic. There is a rising probability that large parts of the world, large parts of the global economy will slip into recession. Turning to growth in India, the implied GDP growth of 4.7% in Q4 of 1920 in the second advance estimates of the National Statistics Office, which was released in February 2020, within the annual estimate of 5% for the year as a whole, is now at risk. As regards the outlook for 2021, apart from continuing resilience of agriculture and allied activities, most other sectors of the economy will be adversely impacted by the pandemic, depending upon, I repeat, its intensity, spread and duration. We have to recognize that the government has taken
timely and appropriate measures to contain these three factors, that is to contain intensity, spread and duration. And let us all cooperate with the measures announced by the government to deal with the problem, to prevent the spread of coronavirus, to contain it and win this war. If COVID-19 is prolonged and supply chain disruptions get accentuated, now these are risk factors which I am listing out. It all depends how we respond to the situation. I am just listing out the risk factors. Only time will tell how effectively we have acted as a nation and how effectively we have been able to contain the spread of coronavirus and how effectively we have been able to restrict its adverse impact on our growth. So if COVID-19 is prolonged and the supply chain disruptions get accentuated, the global slowdown could deepen with adverse implications for India. The slump in international crude prices could, however, provide some relief in the form of terms of trade gains. Downside risks to growth arise from the spread of COVID-19 and prolonged lockdowns. Upside growth impulses are expected to emanate from monetary, fiscal and other policy measures and the early containment of COVID-19. As regards inflation, the prints of January and February 2020 indicate that actual outcomes for the quarter are running 30 basis points above our earlier projections, reflecting the onion price shock. Looking ahead, food prices may soften even further under the beneficial effects of the record food grain and horticulture production, at least till the onset of the usual summer uptick. Furthermore, the collapse in the crude prices could work towards easing both fuel and core inflation pressures depending on the level of pass-through to the retail prices. As a consequence of COVID-19, aggregate demand may weaken and ease core inflation further. Heightened volatility in financial markets could also have a bearing on inflation. Given this heightened volatility, unprecedented uncertainty and extremely fluid state of affairs, projections of growth and inflation would be heavily contingent on, as I earlier said, the intensity, spread and duration of COVID-19. Precisely for these reasons, the MPC decided to refrain from giving out specific growth and inflation numbers because the situation is fast changing and the outlook is extremely uncertain. In fact, this kind of uncertain outlook has never been seen before. And as I mentioned earlier, I would again like to repeat that if we, all of us, every citizen, every person who lives in this country, if we follow the rules, if we follow the advices given by the government and other authorities, then as a country we should be able to win this war against COVID-19, in which case much of the worries that we have in our growth outlook would get considerably reduced. The MPC noted that macroeconomic risks both on the demand and supply side brought on by the pandemic could be severe. The need of the hour is to do whatever is necessary to shield the domestic economy from the pandemic. The Government of India has yesterday announced a number of measures which are expected to provide relief to various disadvantaged sections of the society. The MPC further noted that the Reserve Bank has taken several measures to inject substantial liquidity in the system. Nonetheless, the priority is to undertake strong and purposeful action in order to minimize the adverse macroeconomic impact of the pandemic. It also underscored the need for all stakeholders to fight against the pandemic. Banks and other financial institutions should do all that they can to keep the credit flowing to the economic agents which are facing financial stress on account of the isolation that the virus has imposed. Market participants should work with regulators like the Reserve Bank and the SEBI to ensure the orderly functioning of markets in their role of price discovery and financial intermediation. Strong fiscal measures are of course critical to deal with the situation. To summarize, COVID-19 stalks the global economy and the outlook is highly uncertain and of course negative. Several nations are battling its exponential contagion.
countries are shutting down to prevent being sucked into a kind of black hole. Authorities all over the world are mobilizing on a massive scale to fight an invisible assassin. India has locked down economic activity and financial markets are under severe stress. Finance is the lifeline of the economy. Keeping it flowing is the paramount objective of the Reserve Bank of India at this point of time. The time has therefore now come for the Reserve Bank to unleash an array of instruments from its arsenal to staunch and mitigate the impact of COVID-19, revive growth and above all, preserve financial stability. The aggregate action and stance of MPC provides a befitting launching pad. In turn, the configuration of initiatives unveiled in the Statement on Development and Regulatory Policies, which I am now going to spell out, amplify the MPC's decision and leverages on it as well. Accordingly, it is appropriate that the MPC's decision and the other actions which I am now going to elaborate upon should be regarded as a comprehensive package with force multipliers. The developmental and regulatory policies can broadly be delineated under 4 categories. First, measures to expand liquidity in the system sizably to ensure that financial markets and institutions are able to function normally in the face of COVID-related dislocations. 2, steps to reinforce monetary transmission so that bank credit flows on easier terms are sustained to all those who have been affected by the pandemic. 3, efforts to ease financial stress caused by COVID-19 disruptions by relaxing repayment pressures and improving access to working capital. And 4, endeavor to improve the functioning of markets in view of the high volatility experienced with the onset and spread of the pandemic. I would announce them in broadly 3 sections. The first section relates to liquidity measures. A multi-pronged approach comprising both targeted and system-wide liquidity provision has been adopted to ensure that COVID-related liquidity constraints are eased. The first announcement relates to targeted long-term repo operations, TLTRO. Let me elaborate further. Large sell-offs in the domestic equity, bond and forex markets have intensified redemption pressures. Liquidity premia on instruments such as corporate bonds, commercial papers and non-convertible and debentures have surged. Financial conditions for these instruments, which are used inter alia to access working capital in the face of the slowdown in bank credit, have also tightened. To mitigate the adverse effects on the economic activity leading to pressures on cash flows across sectors, the Reserve Bank will conduct auctions of targeted long-term repos of up to 3-year tenor of appropriate sizes for a total amount up to rupees 1 lakh crore at a floating rate linked to policy repo rate. Liquidity availed under the scheme by the banks has to be deployed in investment grade corporate bonds, commercial paper and non-convertible debentures over and above the outstanding level of their investments in these bonds as on March 25, 2020. Eligible instruments comprise both primary market issuance as well as secondary market purchases, including from mutual funds and non-banking finance companies. Investments made by the banks under this facility will be classified as held to maturity, HTM, even in excess of 25% of the total investment permitted to be included in HTM portfolio. Exposures under this facility will also not be reckoned under the large exposure framework. The first auction of rupees 25,000 crores under this arrangement will be conducted later today. The relevant notification in this regard is being issued separately. The second announcement under the liquidity measures includes cash reserve ratio, CRR.
It is observed that despite ample liquidity in the system, its distribution is highly asymmetrical across the financial system and starkly so within the banking system. To help banks tide over the disruption caused by COVID-19, it has been decided to reduce the cash reserve ratio (CRR) of all banks by 100 basis points to 3% of net demand and time liabilities, that is NDTL, with effect from the reporting fortnight beginning March 28th for a period of 1 year. This reduction in CRR would release primary liquidity of about rupees 1,37,000 crores uniformly across the banking system in proportion to liabilities of the constituents rather than in relation to their holding of excess SLR. Furthermore, taking cognizance of hardships faced by the banks in terms of social distancing of staff and consequent strains on reporting requirements, it has been decided to reduce the requirement of minimum daily CRR balance maintenance from 90% to 80%, effective from the first day of the reporting fortnight beginning March 28, 2020. This is a one-time dispensation available up to June 26, 2020. The next announcement relates to marginal standing facility. In view of the exceptionally high volatility in domestic financial markets, which brings in phases of liquidity stress, and also to provide comfort to the banking system, it has been decided to increase the accommodation under the marginal standing facility (MSF) from 2% of the statutory liquidity ratio (SLR) to 3% with immediate effect. This measure will be applicable up to June 30th, 2020. This measure should provide comfort to the banking system by allowing it to avail an additional rupees 1.37 lakh crore, that is 1,37,000 crore of liquidity under the LAF window in times of stress at the reduced MSF rate announced in the MPC's resolution. These three liquidity measures relating to TLTRO, CRR and MSF will inject a total liquidity of 3,74,000 crore to the system, 3.74 lakh crore to the system. We have also decided to widen the monetary policy rate corridor. Let me elaborate. In view of persistent excess liquidity, it has been decided to widen the existing policy rate corridor from 50 basis points to 65 basis points. Under the new corridor, the reverse repo rate under the liquidity adjustment facility would be 40 basis points lower than the policy repo rate as against the existing 25 basis points. The marginal standing facility rate would of course continue to be 25 basis points above the policy rate. The second set of measures relate to regulation and supervision. That is basically certain regulatory measures. Alongside liquidity measures, it's very important that steps are taken to mitigate the burden of debt servicing brought about by disruptions on account of the COVID-19 pandemic. Such steps in turn will go a long way to prevent the transmission of financial stress to the real economy and ensure the continuity of viable businesses and provide relief to borrowers in these extraordinary times. Under these measures relating to regulation, the first measure is with regard to moratorium on term loans. All तो शक्तिकांत दास गवर्नर आरबीआई के साफ कहते हुए कि भारत की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, जो कि लाजमी भी है क्योंकि इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। शरद कोहली, आप अगर 1 मिनट के अंदर, प्लीज 1 मिनट के अंदर संक्षेप में बता पाएं, ये करीब 20 मिनट का लंबा स्टेटमेंट आरबीआई गवर्नर का, इसमें क्या बड़ी बात जो हमारे दर्शकों के लिए समझना जरूरी है? अभी कोविड-19 की वजह से जो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा था, वो सबसे बड़ा असर ये था कि बिजनेसेस बंद हो गए थे, बिजनेस शटडाउन था, सप्लाई चेन डिसरप्शन था और लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही थी। तो आप जब कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं या जब लॉकडाउन के बाद जब बिजनेस शुरू होगा तो लोगों को बैंकों से लोन लेना पड़ेगा। उस लोन की प्रक्रिया में अदिति
आसानी कर दी गई है, जो कि आप रेपो रेट वो होता है जिससे बैंक आरबीआई से बोरो करता है, रिवर्स रेपो रेट वो होता है जिससे बैंक आरबीआई में डिपॉजिट करता है। दोनों को आसान कर दिया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंक आम आदमी को हाउसिंग लोन, कार लोन, बिजनेस जो लोन लेते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन, टर्म लोन, वो लोन सस्ते हो जाएंगे, वो लोन आसानी से मिलेंगे। उसके बाद उन्होंने लिक्विडिटी से आधारित कदम बताए हैं। वो कदम से बैंकों को आसानी रहेगी लोगों को लोन देने में, बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन बांट पाएंगे। देखिए, जैसे ही ये कोविड-19 का लॉकडाउन खत्म होगा आदिति, तो बिजनेस जब लोग अपना खोलेंगे उनको दिक्कत आएगी कि उनके पास कस्टमर नहीं होंगे, उनके पास वेंडर्स नहीं होंगे, जैसे सब टूट फूट जाता है, दोबारा से जोड़ना पड़ता है। मुझे लगता है वहां बैंकों की भूमिका बहुत ज्यादा होगी। बैंकों को लोन लेने के लिए बहुत प्रेशर आएगा, लोग बैंकों के पास जाएंगे कि साहब हमारी ये लोन था, इसको आप अभी वापस मत लीजिए, जिसकी अभी वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि मॉरेटोरियम मिलेगा, आपको अगर लोन वापस करना है तो आपके लिए समय दिया जाएगा, लोन आसानी से मिलेगा, लोन सस्ता मिलेगा आदिति, अगर मैं संक्षेप में इसको कहना चाहूं तो। ठीक है, हमारे साथ राजीव जेटली भी जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। एक बार फिर से जो हमारी बहस है, G20 का वर्चुअल समिट, पहला ऐसा समिट। राजीव जेटली, दर्शकों की दिलचस्पी इस वक्त ये जानने में है कि कल के इस वर्चुअल समिट से हिंदुस्तान को क्या मिला है, अगर आप कॉन्क्रीट 3-4 पॉइंट्स में इसको बता सके। पर क्या अब आपसी दूरियां भुलाने के लिए दुनिया तैयार है? आर्थिक पैकेज से इकोनॉमी को क्या नहीं लगेगा कोरोना करंट? और मोदी के महामंत्र से क्या दुनिया जीत जाएगी कोरोना के खिलाफ ये महायुद्ध? कोरोना के खिलाफ क्या अब होगा विश्व विजयी अभियान? ये वो सवाल जो हम उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखने वाले प्रेम कुमार हमारे साथ, रविंद्र सचदेव विदेश मामलों के जानकार हैं, डॉक्टर आशीष जायसवाल हमारे साथ हैं, डॉक्टर रोमिल टिक्कू हैं हमारे साथ, एसोसिएट डायरेक्टर हैं IIMM के, और साथ ही शरद कोहली हैं, अर्थशास्त्री हैं। शरद कोहली, सबसे पहले मैं आप ही के पास आती हूँ इसी सवाल के साथ। कल जो G20 की तरफ से ऐलान किए गए, एक साथ मिलकर लड़ने की बात की गई, ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट की बात की गई, आप इन बड़े डिसीजंस को कैसे देखते हैं एज एन एक्सपर्ट? देखिए, $5 ट्रिलियन का अदिति पूरा का पूरा पैकेज जो निकल के आया है G20 के बाद, और आपने बिल्कुल ठीक बताया, मैं उस आंकड़ों में थोड़ा, क्योंकि अब डॉलर की कीमत ज्यादा है, 375 लाख करोड़ का ये पूरा का पूरा पैकेज है। और मुझे लग रहा है इस G20 समिट के बाद ऐसा दिख रहा है कि किसी भी देश में कोई बाउंड्री नहीं है, ये वायरस कोई बाउंड्री नहीं देखता है, कोई देश की सीमा नहीं देखता है, पूरे विश्व को इसने व्याप रख रहा है। और मैं समझता हूं कि ये पैकेज जो आएगा, देखने वाली, हालांकि एक अंग्रेजी में कहावत होती है अदिति, जिसको बोलते हैं डेविल लाइज इन डिटेल, कि ये $5 ट्रिलियन दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला तो कोविड-19 को फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे अस्पताल हैं, टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं, फेस मास्क हैं, जितनी भी चीजें कोविड-19 के लिए, दवाइयां हैं, वेंटिलेटर्स हैं, एक तो इसलिए इस्तेमाल होगा। दूसरा, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था को सहायता देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी ये सारे डिटेल्स नहीं निकल के आए हैं कि क्या ये पैकेज देश की अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी दिया जाएगा। भारत ने कल $22.7 बिलियन का, कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने और अनुराग ठाकर जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जी, उसमें 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया है, जिसमें लोगों को खाने के लिए और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT जिसको कहते हैं, ये $5 ट्रिलियन जो निकल के आएगा अदिति, मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार है अर्थशास्त्री होने के नाते, कि पहली बात भारत के हिस्से में कितना आएगा, दूसरी बात भारत के हिस्से में जो आएगा उसका पर्पस क्या होगा, किस लक्ष्य को लेके आएगा, क्या वो अर्थव्यवस्था में डाला जाएगा, या कोविड-19 से लड़ने के लिए जो हमें बुनियादी ढांचा चाहिए, हमें वो बुनियादी ढांचे में काम में आएगा। ये दो चीजें देखने वाली हैं, जिसका मुझे बहुत बेसब्री से ठीक है। मैं चाहूंगी सारे गेस्ट अपना जो पहला कमेंट है थोड़ा उसको संक्षेप में दे, ताकि सभी गेस्ट की बात एक साथ हो सके। रविंद्र सचदेव, कल जो ये G20 वर्चुअल समिट हुआ, पहला ऐसा समिट, साथ ही एक ही ग्लोबल चैलेंज कोरोना वायरस के तौर पर, हिंदुस्तान के लिहाज से मैं यहां पर बात कर रही हूं, क्योंकि इस समय हिंदुस्तान हम सबकी प्रायोरिटी है। हिंदुस्तान के लिहाज से इस वर्चुअल समिट से क्या आपको लग रहा है बड़ी बात आई है?
आई थिंक काफी चीजें आई हैं। सबसे बड़ी बात तो ये आई है कि दुनिया में जो हो रहा है और दुनिया को जो रिस्पांस है, उस रिस्पांस में भारत पार्टिसिपेट कर रहा है लीडिंग रोल लेकर के, क्योंकि कल को जो दुनिया में होगा वही हमारा भी असर होगा। एज यू सेड, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड वन। तो आई मीन जो भी हो रहा है, हमारा दुनिया क्या, सारा कुछ हम ही है इन अ सेंस। दूसरी बात, ये जो भी शरद जी बात कह रहे थे, आई कंप्लीटली एग्री, डेविल लाइज इन डिटेल्स। पर मेरा तो एक और क्वेश्चन है, ये जो 5 ट्रिलियन का पैकेज कहा जा रहा है, ये पैसा आएगा कहां से? सरकारों के पास पैसा है क्या, या कि ये डॉलर प्रिंट होंगे ओके नॉर्मली और व्हाटएवर, या बॉन्ड्स इश्यू होंगे और उसका इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था दूसरी तरफ क्या असर पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा आई थिंक वन बिग क्वेश्चन अगेन इकोनॉमिक्स को लेके, देखिए इस समय क्या हो रहा है दुनिया में, स्पेशली यूरोप में भी और अमेरिका में, ये डिबेट होनी शुरू हो गई है कि हेल्थ केयर को हम अगर टोटल केयर करें और उससे इकोनॉमी पे काफी फर्क पड़े, इज इट द राइट थिंग? क्योंकि हेल्थ केयर पे आप फोकस करके इकोनॉमी रोक दी है। तो अब ये ट्रेड ऑफ होना शुरू हो गया अमेरिका में, तभी ट्रंप कह रहे हैं कोई बात नहीं, कुछ लोग जाते हैं, जाएं, हम अपनी इकोनॉमी ईस्टर तक वापस ले आएंगे, वापस गाड़ी चला देंगे। ये बहुत डीप फिलॉसफी। और तभी आई थिंक मोदी जी ने जो कल बात कही, इट्स अमेजिंग थिंग, जो उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटी इज ओवर इकोनॉमिक्स, राइट? ये उस डिबेट को देख करके है वन। सेकेंड, भारत के लिए जो आएगा, ये एक और बात कल आई कि बहुत अहम, आई थिंक WHO का रिफॉर्म। देखिए वर्ल्ड में जो हो रहा है सारा, ये कंसिडरेशन टेक्नोलॉजी पॉइंट या मेडिकल साइंस, पब्लिक हेल्थ के विचार से कैपेसिटी बिल्डिंग, क्या इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, ये तो WHO को लीडरशिप रोल प्रोएक्टिव प्ले करना था। और WHO सैडली हैज बीन लैकिंग पिछले 3 महीनों से, मल्टीपल कारण। तो WHO का रिफॉर्म हो, WHO में टीथ आए, ताकि दुनिया को भी वो सॉलेज दे सके और भारत को भी हमें उसका सोल्यूशन मिले। ठीक है प्रेम कुमार जी, दीज आर सम थिंग्स आई थिंक WHO रिफॉर्म इमीडिएट। ठीक, मैं इस वक्त एक आम आदमी के लिहाज से, एक आम हिंदुस्तानी के लिहाज से इस डिस्कशन को कंडक्ट करने की कोशिश करी हूं। प्रेम कुमार जी, आपका कमेंट, जो बड़ा ऐलान कल G20 के पहले वर्चुअल समिट से निकल कर आया, आप उस पूरे वर्चुअल समिट को कैसे देखते हैं? देखिए अदिति जी, इस समिट का सबसे बड़ा महत्व ये है कि मैं इसे देर से उठाया गया सकारात्मक पहल बोलता हूं, और ये पहल भारत ने की है, और इस वजह से हम हर भारतीय के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। देखिए चीन ने नहीं की, अमेरिका ने नहीं की, दुनिया के किसी देश ने इसकी पहल नहीं की। WHO ने महामारी घोषित करने में समय लगा दिया, और लेकिन आज जो कुछ सामने आ रहा है, आउटकम जो आ रहा है, वो $5 ट्रिलियन, आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की भी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन है, उससे भी बड़ा कोष जो है बनाने का फैसला हुआ है। और उसमें जो जैसे IMF का पार्टिसिपेशन इस बैठक में हुआ, IMF ने कहा कि उसके पास जो $50 बिलियन का फंड है लोन देने के लिए विकासशील देशों को, उसको हम डबल कर देंगे। तो इस तरह के फैसले हुए। देखिए ये महामारी पूरी दुनिया की है, केवल भारत की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान भी उस लड़ाई का हिस्सा है, जिस लड़ाई के अंदर पूरी दुनिया कूदी हुई है। आप देखिए इटली की देखिए बात, जर्मनी देखिए, फ्रांस, स्पेन, अमेरिका, जो हालात सब जगह पे चल रहे हैं, सभी लोग कंसर्न हैं। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि हमने क्या उसमें से निकाल करके लेके आए, क्या बेनिफिट हमने ले लिया। यहाँ लड़ाई जो है इस बात को लेकर के है कि जो आपदा हम देख रहे हैं, जो मुसीबत हम देख रहे हैं, उसमें हम उन चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे। जैसा एक बड़ा भारी भरकम बजट भी दिया गया है इस बात को लेकर के, और ये सारी बात केवल बजट से लेकर नहीं है। जो देखिए बहुत समृद्ध कंट्री है, अमेरिका के पास पैसे की कमी नहीं है, इटली बहुत समृद्ध कंट्री थी, जर्मनी एक समृद्ध कंट्री है, लेकिन उसके बाद उन चुनौतियों से वो जूझ रहे हैं। हमारे देश ने जो अपने आप में, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिए हैं, जो आइसोलेशन का निर्णय लिया है, वो निर्णय अपने आप में दिखाता है कि एक मजबूत नेतृत्व जब एक गुड गवर्नेंस देना चाहता है और वो ख्याल रखता है उन बातों का जिनसे हम इस बड़ी आपदा से छुटकारा पा सकते हैं, तो उस आपदा में बाकी जो देश हैं वो हमारे को किस तरीके से कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। मेरा वही सवाल, तो बाकी देश आपको क्या दे रहे हैं? आपको इस लड़ाई में क्या मदद कर रहे हैं? अपनी एक्सपर्टीज से मदद कर रहे हैं, आपको इक्विपमेंट दे रहे हैं, आपको किस वस्तु के एक्सपोर्ट के साथ मदद कर रहे हैं? और जब हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन की, सर मैं आपका ध्यान उन लोगों की तरफ भी ले जाना चाहती हूँ जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो इस समय देश के हाईवेज पर है, जो इस वक्त अपने घर जाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास रहने को छत तो है लेकिन खाने को रोटी नहीं है। सर उन लोगों तक मदद कैसे पहुंचाई जाएगी? मैं इन बातों के इन सवालों के जवाब चाहती हूँ सर, जब मैं दोबारा आपके पास लौट कर आऊं। प्रेम कुमार जी, आपकी उस समय बात अधूरी रह गई थी, बात पूरी कीजिए सर। जी।
मैं कह रहा था कि एक इंटरनेशनली एक ऐसा मौका है, जबकि भारत ने जो पहल की है, ये पहल दूसरे देशों को करना चाहिए था, भारत ने पहल की, ये इसका इम्पोर्टेंस है। और देखिए, इसमें IMF ने भी घोषणा की है कि जो $50 बिलियन का उसके पास कोष है जो गरीब देशों को देने के लिए, उसको वो डबल करने जा रहा है। और ये जो WHO है, इसको रिवाइवल के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक लाइन दी है, वो लाइन है कि मानवता को आधार बना करके ये एक होना चाहिए, केवल आर्थिक मुद्दों को लेकर के नहीं होना चाहिए। ये जो लाइन है, ये हमेशा के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइन रहेगी। और जो 3.75 ट्रिलियन डॉलर का जो बजट बन रहा है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें भी उसमें से मदद मिलेगी, तो ये निश्चित रूप से आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि हमें उसमें कितनी मदद मिल पाती है। लेकिन ये पहल इंटरनेशनली लोगों को जोड़ने के लिए, और ऐसे संकट की घड़ी में, जबकि स्वास्थ्य संकट जो खड़ा है, जो वायरस का संकट है, वो दुनिया को एकजुट करने के ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें भारत की पहल का महत्व हमेशा रहेगा। डॉक्टर आशीष जायसवाल, कल हम जब यही चर्चा इसी टाइम पर कर रहे थे, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि क्या हिंदुस्तान की जरूरतें हैं जो ये T20 कंट्रीज हैं उसे पूरा कर सकती हैं। ये वर्चुअल समिट हो चुका है, नतीजा आपके सामने है। आपको क्या लगता है कि इस वर्चुअल समिट से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आई, एक डॉक्टर होने के नाते? डॉक्टर आशीष, आपसे मेरा सवाल। डॉक्टर आशीष, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 135, और अब नागपुर में 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इनमें 2 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसी के बाद महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 135 हो गई है। लगातार ये नंबर बढ़ रहा है। हालांकि यहां पर डरने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग ठीक होकर घर भी लौट रहे हैं। तो डरिए नहीं, घरों में रहिए, कंप्लीट लॉकडाउन है, घरों में रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी बचाव कीजिए, घर से बाहर मत निकलिए। डॉक्टर रोमिल टिक्कू, G20 वर्चुअल समिट से जो कुछ निकल कर आया, आपको लगता है एक डॉक्टर के लिहाज से, आपके हिसाब से सबसे बड़ा टेक अवे क्या था? देखिए, जो इकोनॉमिक पैकेजेस वगैरह अनाउंस कर दी गई हैं, डॉक्टर्स के लिए भी जो इंश्योरेंस है 50 लाख का पर हेल्थ केयर वर्कर, वो बहुत बढ़िया एक चीज़ है। किसी भी कंट्री ने इतना इनिशिएटिव नहीं लिया है अभी तक। और जो कल इकोनॉमिक पैकेजेस प्राइम मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए हैं, जैसे गरीब कल्याण योजना जो है 1.7 लाख करोड़, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए, लॉकडाउन और सेफ्टी डिस्टेंस मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये चीज़ें कई लोगों को परेशान कर रही थी कि लॉकडाउन हो रहा है तो इकोनॉमी का क्या होगा। और ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है और जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, कई हद तक इन चीज़ों का हल निकलेगा और लोग थोड़ा संतुष्ट हो जाएंगे। हेल्थ केयर वर्कर्स का भी ध्यान रखा गया है, गरीबों का भी। और डेफिनेटली मुझे लगता है इन सब मेजर्स की ज़रूरत थी और गवर्नमेंट ने टाइमली डिसीजन लिया है। और अब हमारे को भी अपना एफर्ट डालना है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप डॉक्टर्स, नर्सेज, मैं तो ये कहूँगा कि इस बीमारी के बीच में और हमारी जनता के बीच में सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। जैसे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ बनाई हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रोपिन किया है, आइसोलेशन, क्वारंटीन कर रहे हैं, टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। तो अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी साथ साथ मिलके गवर्नमेंट के इस बीमारी को इस देश से हटा दें, दूर कर दें। ये क्वेश्चन सिर्फ 20 दिन का है, तो मैं बोलूँगा एक 2020 मैच की तरह हमें खेलना होगा, सबको एफर्ट डालना होगा। जो सबसे ज़्यादा मिलके, जो कंट्री सबसे ज़्यादा एफर्ट करेगी, ये यूथ जो हमारी कंट्री की है वो एफर्ट डालेगी, तो हम डेफिनेटली इस बीमारी को हटा देंगे। नहीं तो बाकी कंट्रीज़ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, आप देखिए इटली है, अमेरिका में तो 85,000 केसेस हो गए, सबसे बड़ी इकॉनमी, इतनी बड़ी सुपर पावर, वहाँ पर तो पूरा हेल्थ केयर उनका ख़त्म हो गया, कोलैप्स हो गया। उस हिसाब से तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
प्रॉब्लम यह है कि अगर बहुत सारे लोगों को एक साथ बीमारी हो जाए, बहुत ज़्यादा लोग एक साथ बीमार हो जाएं, तो हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स, इतने ज़्यादा बेड्स, इतने ज़्यादा जो आइसोलेशन फैसिलिटीज़ है या स्पेशली आईसीयू बेड्स की जो ज़रूरत है वो हमारे पास उतनी नहीं होगी। इसलिए हम सबको इस टाइम पे साथ में रह के जो स्टैगर करना होगा केसेस को, एक साथ केसेस नहीं होने चाहिए। अब अगर हम आंकड़ों को देखें तो अमेरिका में जहां कोलैप्स हो गया हेल्थ केयर सिस्टम, वहां पर आईसीयू बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन 34 है, सबसे ज्यादा। फिर भी देखिए क्या हाल हो रहा है, लोग मर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, वो हेल्थ केयर वर्कर्स का टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। ठीक, डॉक्टर अब आप आशीष देखिए यूरोप में, जर्मनी को लीजिए और इटली प्लीज मैं एक को कमेंट लेना चाहती हूँ, मेरे पास वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। डॉक्टर आशीष, जल्दी से आपका कमेंट। हाँ जी, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर है कि जैसे अभी तो हमें 20 डेज लग रहे हैं, पर जो मेन अगर आप इसकी पैंडेमिक की स्टडी करेंगे तो पैंडेमिक की स्टडी में पहले तो लॉकडाउन, देन सोशल डिस्टेंसिंग, देन लॉकडाउन, ये जो पीरियड, ये साइकिल्स ऐसे चलती रहेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। हम लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट है एट हम इंडिविजुअल लेवल, एक घर पे जो आदमी रह रहा है उसको भी अपने रिसोर्सेज को देखना है, जो हॉस्पिटल है उसको अपने रिसोर्सेज का बहुत ही प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, क्योंकि ये अभी लंबा चलने वाला है, ये केवल 20 दिन का काम नहीं है। अगर ये पैंडेमिक है तो बहुत टाइम लेगा। सो हमें अपने घर पे फाइनेंसेस को, हमें अपने घर में सामान को प्रॉपरली यूज़ करें। अगर हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो हॉस्पिटल में भी जो एकदम ज़रूरी काम हो केवल वही काम करें, एकदम जो ज़रूरी जो इससे रिलेटेड है उसके लिए अभी से प्रिपेयर्डनेस करनी पड़ेगी। ट्रायज का बहुत रोल होता है, जैसा अब अमेरिका में भी अब नया आईपी सेंटर बना है, तो ट्रायज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें ट्रायज अभी से समझना पड़ेगा। एक नई कमेटी बनानी पड़ेगी जो ट्रायज को करे, एक डेथ कमेटी बनेगी, हर कमेटी बनेगी जो डिसाइड करेगी कि इस पेशेंट के साथ ये होना है, इस सोर्सेज जो रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइजेशन करना है। देखिए कोई भी कंट्री क्यों ना हो, पैंडेमिक में सारे रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं। तो अभी से हमको गवर्नमेंट को, इंडिविजुअल, हॉस्पिटल, सबको, हेल्थ केयर को ट्रायज, प्रिपेयर्डनेस और अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन सीखना पड़ेगा और अभी से इसको प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा। ठीक, शरद, मैं आपसे यहाँ जानना चाहती हूँ, इस समय जो इकोनॉमी जिस दौर से होकर गुजर रही है और जिसका पेंडेमिक है, मैसिव इम्पैक्ट होगा, जो मूडी है वो जीडीपी को 2.5 पे इस समय पैक कर रहा है, जो कि बहुत चिंता बढ़ाने वाली बात है। आपके हिसाब से हाउ कैन इंडिया मैनेज, हिंदुस्तान इस सिचुएशन को कैसे मैनेज कर सकता है? देखिए अदिति, आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं ये इसी पे बोलना चाह रहा था जब मैं अपना हाथ खड़ा कर रहा था। ये हमें समझना होगा, और मैं आज जी न्यूज के जितने लाखों करोड़ों दर्शक जो हमें देख रहे हैं बहुत चिंता में है, खासकर जो लोग बिजनेस नौकरी करते हैं सबको बहुत चिंता है। और अभी आरबीआई के गवर्नर ने भी यही बात कही कि हम तैयार रहें कि ये इकोनॉमी पे बहुत नेगेटिव असर डाल सकता है, दुनिया की इकोनॉमी को ये रिसेशन में, नेगेटिव में भी ले जा सकता है। हमें ये देखना है कि पहले देखिए एक मैसेज जो कल G20 के निकल से आया और भारत के नेतृत्व में आया कि जान है तो जहान है। पहले आपको अपनी जान सुरक्षित करनी है, इकोनॉमी उसके बाद में आती है। जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है। अगर किसी की नौकरी मान लीजिए कल को जाती है या किसी का बिजनेस ठप हो जाता है तो उसको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो पूरी तरह से नजर रखी हुई है और सरकार जितनी उसमें क्षमता है उससे बढ़ के मुझे लग रहा है लोगों के लिए काम कर रही है। अभी जो आरबीआई से अनाउंसमेंट्स निकल के आए आदिति जी, मेरा उसी से जुड़ा मेरा सवाल है जिसमें हमारे दर्शकों की दिलचस्पी होगी। आरबीआई ने अभी बैंकों से कहा है कि 3 महीनों की ईएमआई में छूट दी जाए, उसे कैसे देखें हमारे दर्शक? हाँ जी, मैं जी हाँ बिल्कुल। देखिए बार बार ये सवाल आ रहा था आदिति, और आपके दर्शकों का भी आ रहा था, मेरे पास भी आ रहा था कि जो हमारी ईएमआई अप्रैल में आएगी या मार्च वाली में भी दिक्कत आई, वो ईएमआई हम कहां से देंगे, क्योंकि हम जो बिजनेस वाले हैं वो काम नहीं कर पा रहे, उनका बिजनेस बंद पड़ा है। कुछ लोग जो नौकरी करते हैं उनकी तनख्वाहें शायद अगले महीने देर से आए, कुछ कट के आए, कुछ की हो सकता है ना भी आए। उनको यह समस्या हो रही थी कि हम ईएमआई कहां से देंगे, और ये उम्मीद की जा रही थी कि सरकार की तरफ से यह पहल होगी कि ईएमआई को अभी डिले किया जाए, और वही निकल के आया। मुझे इस समय सराहना करनी पड़ेगी आरबीआई की भी, सरकार की भी, कि जो कदम जब जरूरत पड़ रहे हैं तब उनकी तरफ से निकल के आ रहे हैं। और यही इस समय सबसे अच्छा तरीका भी है कि सरकार अगर हमारे साथ खड़ी हुई है, रिजर्व बैंक जैसे संस्थान हमारे साथ अगर खड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है कि लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। समस्या परेशानी सभी के साथ है। पूरी दुनिया के 300 करोड़ लोग इस समय लॉकडाउन के अंदर हैं, आधी आबादी दुनिया की लॉकडाउन में है, सबके साथ समस्या है। सरकार साथ में है, आप चिंता ना करें, ये एक फेज है, खत्म हो जाएगा।
बिजनेस दोबारा जम जाएगा। आप अपनी जान का ध्यान रखें, इसको संक्रमण होने से बचाएं, इस समय ज्यादा जरूरत यह है। और सरकार के इन कदमों से मुझे लग रहा है जितने भी व्यावसायिक हैं, जितने भी नौकरी करने वाले हैं, उनको एक तरह से वो मिला होगा, सुकून मिला होगा कि चलिए सरकार हमारे साथ है। ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि हमारी आर्थिक असुरक्षा जो है उस पर आंच नहीं आएगी। हमारी आर्थिक दृष्टि से हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा बिजनेस आगे चलता रहेगा। हम जब बैंक के पास जाएंगे हमें लोन मिलेगा, हमें जब हमारे पास बैंक को देने के लिए पैसे नहीं है तो हमको बैंक राहत भी देगा। ठीक है सर, सलाह दी गई है राजीव जेटली, ये सलाह है और जो लोग नहीं कर पाएंगे उनकी रेटिंग पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर क्या देश को इस वक्त सलाह की जरूरत है या फिर एक आदेश की जरूरत है, क्योंकि जिस मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं सर? अदिति, पहले समझना होगा कि जो अर्थशास्त्र होता है वो समाज शास्त्र से चलता है, और समाज नहीं है तो अर्थ का कोई मायने नहीं है, अर्थशास्त्र के कोई मायने नहीं है, वो खत्म हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। अगर आप किसी पैसे को लेकर उससे कोई सामान नहीं खरीद सकते हैं तो उस पैसे की वैल्यू जीरो हो जाती है। यहाँ पर इशू जो चल रहा है वो ये चल रहा है, ये केवल भारत के साथ नहीं पूरी दुनिया के साथ चल रहा है। पूरी दुनिया में जो पहला इशू है वो ये है कि हमें इस महामारी से कैसे पार पाना है, इस एपिडेमिक से कैसे पार पाना है, इस पेंडेमिक से कैसे पार पाना है, ये सबसे बड़ा इशू है और सभी देश इस बात को जानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बड़ी विस्तार से बताया, मैं भी ये बात थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आप फाइनेंशियली कितने मजबूत हैं, इस बात से, इस बीमारी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जो सबसे मजबूत देश है पूरी दुनिया के, उन देशों को देखिए, वहां कोलैप्स कर गई है पूरे हेल्थ सिस्टम। तो आपकी जो नेतृत्व है वो ये ध्यान रखता है, उसको इतना दूरदर्शी होना होता है कि मुझे कौन से कदम उठाने हैं, जिन कदमों के बाद मैं अपने देश को कम से कम इस महामारी से बचा सकूं। देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बोला था कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हम 21 साल पीछे चले जाएंगे, हमें 21 साल पीछे नहीं जाना है। 21 साल के लिए 21 दिन का कड़वा गुड़ पीना है, और कड़वा गुड़ भी नहीं है, ये तो एक ऐसी जरिया बताया जिस जरिए। मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ, इस देश को सलाह चाहिए या इस देश को आदेश चाहिए सर? बिल्कुल, देखिए, सलाह भी चाहिए और आदेश भी चाहिए, दोनों ही चीजें चाहिए। एक आम आदमी का सरोकार उसकी ईएमआई से है, वो उसका जवाब चाहता है सर। लगातार #AskZ पर सबसे बड़ा सवाल जो दर्शक हमें भेज रहे हैं वो उसका ईएमआई से जुड़ा हुआ सवाल है सर। वो घर में बैठा है, वो आदेश का पालन कर रहा है, लेकिन उसे कुछ रियायतें चाहिए और उसे उस पर क्लियर कट थॉट आउट पॉलिसी चाहिए। कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहता सर वो। नहीं, किसने कहा आपको कंफ्यूजन में रहने के लिए? बड़ी विस्तार से बताया आरबीआई गवर्नर ने। आरबीआई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके की रियायतें दी जा रही है। जो सा रेपो रेट है 0.9, सर सलाह दी गई है ना, या आप मुझे क्लियर कर दीजिए, सलाह नहीं आदेश है, आप क्लियर कर दीजिए मुझे इस बहस में, दर्शकों तक मैसेज पहुंच जाएगा। नहीं, सलाह आप मैं समझ, आपके प्रश्न को नहीं समझ पा रहा हूं मैं। सर आप मेरे प्रश्न को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आरबीआई गवर्नर ने सलाह दी बैंकों को 3 महीनों की ईएमआई में रियायत दे। ये बैंकों के लिए मैंडेटरी है या ये बैंकों की मर्जी पर है? सिंपल सवाल है मेरा। बिल्कुल आदित्य, आरबीआई गाइडलाइंस डिसाइड करता है बैंकों के लिए और बैंकों को उसको फॉलो करना पड़ता है। तो आरबीआई के ये ऑर्डर्स हैं बैंकों को, ये बहुत स्पष्ट है। ये तो कोई भी आपको अर्थशास्त्री भी बता पाएगा, इसको हम सलाह और ऑर्डर में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। आरबीआई ने बताया है किस तरीके से रेपो रेट में कट किया जाएगा, किस तरीके से कौन कौन सी बेनिफिट दिए जाएंगे। और ये आपके तो ऑनगोइंग चैनल में उस टाइम पे हमारी डिबेट के बीच में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी और उसको बहुत टेक्निकली विस्तार से समझने के लिए थोड़ा वक्त और चाहिए होगा। अभी जैसा कोहली साहब ने बहुत डिटेल में बताया आपको कि किस तरीके से कौन कौन से लोनों की ईएमआई कहां पे आपको रियायत मिलने वाली है, लेकिन और डिटेल में समझने के लिए हमारे को पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार दोबारा देखनी पड़ेगी। ठीक है सर, ठीक है, आप जो सवाल का जवाब एग्जैक्टली अदिति मैं जवाब दे दूं, शरद कोहली जवाब दे रहे हैं। ठीक है, बोलिए। मैं जवाब देता हूं। उन्होंने बैंकों को सलाह इसलिए दी है कि हर बैंक की जो वित्तीय परिस्थिति है अदिति, वो अलग अलग है। हमने अभी यस बैंक का हाल देखा, तो बैंक अपने वित्तीय परिस्थिति के हिसाब से निर्णय करेंगे, पहली बात। दूसरी बात इसमें अदिति ये है कि ये जो लॉकडाउन है अभी तक 14 अप्रैल तक अनुमान लगाया जा रहा है, पर जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं ये आगे पूरी अप्रैल तक भी जा सकता है। तो आपने देखा होगा आरबीआई गवर्नर ने राजीव जेटली ने कहा कि आरबीआई जो भी बोलता है वो ऑर्डर ही है। हमें लगातार, मैंने बार बार ये बात कही है, #AskZ, ये सबसे बड़ा सवाल है जो दर्शक हमें भेज रहे हैं। ईएमआई को लेकर चिंता हो रही है, क्या कोई राहत मिल सकती है? ये हमारे दर्शक थे, एक दर्शक का नाम हम यहां पर दिखा पा रहे हैं, लेकिन #AskZ पर मिलने वाला ये सबसे बड़ा और सबसे कॉमन सवाल है।
शरद कोहली जी, इस सवाल का जवाब क्या है? बैंकों के लिए आप खुद कह रहे हैं बैंकों की अपनी वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है। अदिति, जी हां, बैंक देखिए, बैंक अब आरबीआई की तरफ से आज सलाह आई है, सभी बैंक बैठ के अपने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करेंगे और यह निर्णय लेंगे कि किस किस बैंक ने ईएमआई की राहत देनी है। मैं आपको उसी बात पे जवाब दे रहा था। देखिए, अभी हमें यह पता नहीं है कि ये इसकी पीक कहां पर है, इस प्रॉब्लम की पीक कहां है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने एक और बात बोली अदिति, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण थी। वो बात यह थी कि अभी हम कह नहीं सकते हैं, अनिश्चितता बनी हुई है, आप पूरी तरह से नहीं कह सकते लॉकडाउन अप्रैल के एंड तक जाएगा, मई तक जाएगा या 14 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी। ठीक है, आप कह रहे हैं बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी और वो ये फैसला लेंगे लोगों को क्या रियायत पहुंचानी है। आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। #AskZee ये जी न्यूज का इनिशिएटिव है, जी न्यूज का जनसंवाद अभियान है। आप अपने सवाल हमें लगातार भेजिए इस हैशटैग के साथ। आप अपना वीडियो हमें भेज सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपने सवाल को लेकर, और इस वादे के साथ कि हम आपके सवालों के जवाब एक्सपर्ट से आप तक पहुंचाएंगे। इस वादे के साथ आपके सवालों का हमें इंतजार है। आप देखते रहिए जी न्यूज। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.